दूसरी तरफ इन निराश्रित गो आश्रय स्थलों को नेचुरल फार्मिंग के साथ भी हम जोड़ सके। नेचुरल फार्मिंग आज की वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे होंगे, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग आज तमाम प्रकार की नई बीमारियों को जन्म दे रहा है। कैंसर एक चुनौती है हम सबके सामने, किडनी फेलियर, लीवर खराब होना, ये सब क्या बताता है कि हमने अत्यधिक मात्रा में केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया है। उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। उस समस्या का समाधान का रास्ता भी हम सबको मिलकर करना होगा। और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक खेती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और वो प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती ही है, और भारतीय नस्ल का गोवंश उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 27 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देव नदी गंगा को एक नया जीवन दान दिया है। आपने देखा होगा कि गंगा की धारा अविरल और निर्मल हुई तो प्रयागराज में महाकुंभ सफलता की नई ऊंचाई तक प्राप्त किया। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में आए, और सबका एक ही उद्देश्य था कि मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में एक बार डुबकी लगाएं, संगम में स्नान का आनंद मिल सके, उसका पुण्य प्राप्त हो सके। अगर गंगा नदी स्वच्छ और अविरल नहीं होती तो क्या ये संभव हो पाता? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम को एक भगीरथ प्रयास के रूप में आगे बढ़ाया, वहीं उन्होंने अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण पूंजी थी, 100 करोड़ से अधिक रुपया जो उन्हें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सम्मान स्वरूप उपलब्ध कराया गया था, वो पूरी की पूरी राशि उन्होंने नमामि गंगे परियोजना को उपलब्ध करवाई। और आज परिणाम क्या है कि अविरल और निर्मल गंगा के माध्यम से हम लोग देव नदी गंगा को पुनर्जीवित कर लिए हैं। तो हमारा भी तो कोई दायित्व था। हम जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं, क्या वो खेत तक ही सीमित रहता है क्या? बरसात में जब बह के जाता है तो नदियों को भी प्रदूषित करता है, जल को भी प्रदूषित करता है। और फिर जब उसी जल का सेवन हम लोग करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव, जो एक कीड़े को मार सकती हो जो दवा, तो मनुष्य खाएगा क्या? मनुष्य उससे जीवित रहेगा क्या? और यही फिर कैंसर के रूप में, किडनी फेल्योर के रूप में, लीवर फेल्योर के रूप में यही विकृति हम सबके सामने मिल रही है। और उसका समाधान यही है प्राकृतिक जीवन के लिए, प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाना, उस प्रकार के अन्न को अपनाना, उस प्रकार की खेती को आगे बढ़ाना। उन 27 जनपदों में हम लोगों ने एक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दी है। साथ साथ बुंदेलखंड के 7 जनपदों में भी प्राकृतिक खेती को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह विशुद्ध रूप से गौ आधारित खेती है। गौ आधारित खेती के महत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये अन्नदाता किसान की आमदनी को भी बढ़ाने में योगदान देंगे, और अन्नदाता किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसकी समृद्धि बढ़ेगी, तो देश की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अवश्य देश समृद्धि के नए सोपान को प्राप्त करेगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में इस दिशा में और भी प्रयास हुए हैं। जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में आज अग्रणी राज्यों में है। आज से 10 वर्ष पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने तेजी से इसमें छलांग लगाई है। अंडा उत्पादन में, कुक्कुट पालन में भी उत्तर प्रदेश ने अच्छी छलांग लगाई है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, एनडीडीबी को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने रुचि लेकर के अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जो डेयरी थी हमारी, उसमें गोरखपुर की थी, कानपुर की थी और कन्नौज की थी। इन तीनों को एनडीडीबी ने लिया है। तीनों को
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक एमओयू साइन करने के बाद ये लोग लिए हैं और अंबेडकर नगर का चारा उत्पादन का केंद्र को भी हम लोगों ने एनडीटीवी को दिया है। उसके माध्यम से यहाँ के पशुपालकों को अच्छा चारा उपलब्ध करवाने में वे मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर ये दिन भर की चलने वाली जो कार्यशाला है, ये इस सेक्टर की, जो सचमुच अन्नदाता किसान की, जो हमारे पशुपालकों की, मत्स्य पालकों की और इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अनुभव का लाभ भी, और जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, अपनी आजीविका को इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कार्यशाला अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका भी मैं इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं प्रमुख सचिव पशुधन श्री अमित कुमार घोष जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जी, माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश, माननीय मंत्री पशुधन उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सम्मानित अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, निदेशकगण, वैज्ञानिकगण, पशुपालक बंधु, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी महानुभाव, नमस्कार। आज की पशु नस्लों का विकास, हमारे जैविक संसाधनों के संरक्षण, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की दिशा में एक ठोस पहल है, जिसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी को मार्गदर्शन व प्रेरणा दी है। आपके देश पशुपालन क्षेत्र में सतत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, आपने गोकुल मिशन, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान अभियान एवं पशु स्वास्थ्य सेवा डिजिटलीकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से नस्ल सुधार को वैज्ञानिक आधार पर गति प्रदान की है। हम आपके मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री पशुधन अरुणाचल प्रदेश सरकार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया, और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री पशुधन उत्तर प्रदेश सरकार का, जिनके मार्गदर्शन ने इस कार्यक्रम को गति प्रदान की। मैं भारत सरकार के डेयरी एवं पशुपालन विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारी, विशिष्ट मैडम अलका उपाध्याय। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।